जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि कई सारे मीटियोर्स ड्रैगन्स के होप्स को तोड़ते हुए उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं, जो देख सब ड्रैगन्स अब अपने अंत को स्वीकार करते हैं। उन्हें उस डार्क एनर्जी के बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो चीज क्या है और उनसे कैसे बचा जाए। गॉड के जाने के बाद ड्रैगन्स ने डार्क एनर्जी से कई सदियों तक फाइट करी, लेकिन जब उन्होंने टावर को देखा तो उन्हें अपने गॉड द्वारा छोड़े उनके गिफ्ट्स के बारे में पता चला। इन टावर्स की मदद से ड्रैगन्स ने सभी दूसरे लाइफ फॉर्म को प्रोटेक्ट किया। इसके बाद से हमें 3000 साल हो गए गॉड ऑफ जेनेसिस के बारे में ट्रेसिस करते हुए। तभी सीजुन दद्दू को रोकता है, क्या पर अभी क्यों? वो दरअसल मैं किसी चीज को लेकर क्यूरियस हो रहा था। जैसे कि आपने कहा कि टावर्स की हेल्प से आपने अदर लाइफ फॉर्म को एक्सटिंक्ट होने से बचाया, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो टावर है वो उस वर्ल्ड में ही अपीयर हुए है जो नष्ट डिस्ट्रॉय होने की कगार पर थी। जब वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो रहे थे तब टावर्स ने कई सर्वाइवर्स को सिलेक्ट किया जिससे वो टावर्स में एंटर कर पाए और वो इस डिजास्टर से बच पाए। ये सुन सीजुन घबरा जाता है। अगर ये बात है तो उनका क्या जिन्हें टावर ने सिलेक्ट नहीं किया? ये टावर्स मेरे भी होम टाउन में अपीयर हुआ था, जिसकी वजह से ही मैं आज यहाँ हूँ। इसका मतलब ये है कि तुम्हारा वर्ल्ड भी एक बड़े से डिजास्टर को फेस करने वाला है जो आने वाले समय में नष्ट हो सकता है। ये सुन सीजुन डर जाता है। इधर आइलिन भी घबरा जाती है। इसके बाद सीन कट होकर 67th फ्लोर पर दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं टियो सभी कैट्स को इंस्ट्रक्ट कर रहा होता है। तो क्या सभी ने एज अ पैडलर रजिस्ट्रेशन करवा लिया? जो सुन कैट्स जोश में टियो को हाँ कहते हैं। तो ठीक है जेफ, अब से तुम इन कैट्स को लीड करोगे। तुम्हें एल्की और एल्का के साथ इन सभी को लेकर रेड लोकस्ट कलेक्ट करने हैं। इधर जेफ घबरा रहा होता है, क्या आप श्योर है कि मैं इस काम के लिए परफेक्ट हूँ? जिस पर टियो जेफ को पकड़ लेता है। जेफ, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। आखिर वो तुम ही हो जिसकी वजह से ये सभी आज पैडलर्स बन पाए। ये सुन जेफ टियो के सामने झुक जाता है। सर टियो, आई प्रोमिस मैं हमेशा आपके प्रति रॉयल रहूंगा। और ऐसा क्या वह सभी वहाँ से चले जाते हैं। ओरेन, तो चलो अब हमें भी चलना चाहिए। तभी मिस आयोना वहाँ टियो को उसके लीडरशिप की तारीफ करती है। मैं हमेशा से ही इम्प्रेसिव हूँ, समझी आयोना? जो सुन आयोना उस पर चिल्लाने लगती है, जिससे हम देखते हैं उन दोनों के बीच बहस चालू हो जाती है। बाय द वे, क्या तुम मुझे बताओगे मिस आयोना का सर टियो से क्या रिलेशन है? वो तो मुझे नहीं पता, पर इतना जरूर जानता हूँ कि ये बहुत सीरियस रिलेशनशिप में है। इधर जब एल्का उन दोनों के ले जाने के उठाने लगता है तो टियो आयोना से पूछता है कि क्या वो अब 67th फ्लोर पर नहीं जाएगी? नहीं, पर वहाँ तो रेड लोकस्ट का अभी भी अटैक हो रहा है। हाँ ये तो है, लेकिन अब रेड लोकस्ट ने अपना अटैक पैटर्न चेंज कर दिया है, जो एक अच्छी बात है। जो सुन टियो कंफ्यूज होता है। ओह मिस आयोना, क्या आप ये बात अच्छे से समझाएंगी? जो सुन आयोना बताती है कि जो लोकस्ट होते हैं वो अपने नंबर्स के अकॉर्डिंग इवोल्व होते हैं। जैसे उनका पावरफुल स्टेज है पर्पल कलर, फिर उससे कम रेड, फिर ब्लू, देन ग्रीन और सबसे वीक इवॉल्विंग स्टेज येलो होती है। वो हमेशा खाने की तलाश में इधर से उधर घूमते हैं। अगर उनको खाना ना मिला तो भूख के कारण लोकस्ट एक दूसरों को ही खाने लगते हैं, जिससे उनकी स्पीसीज अपने आप कम होने लगती है। और इस टाइम वैसा ही हो रहा है। रेड लोकस्ट अपने डीजनरेशन की कगार पर है। सीन कट होकर 67th फ्लोर का दिखाया जाता है, जहां हम उन्हीं लिजर्ड सोल्जर्स को देखते हैं जो उन सभी लोकस्ट के लिए ब्लेड अनियन लीव्स प्लांट कर रहे होते हैं। इधर उनका कैप्टन इन कीड़ों से फाइट कर करके परेशान हो गया होता है। तभी वहां एक सोल्जर्स आकर बताता है कि जो रेड लोकस्ट है अब फेडेड ब्लू हो रहे हैं। ये सुन और देख कर वो सभी खुश हो जाते हैं। बढ़िया, अब इन मॉन्स्टर्स की स्पीशीज 5 बिलियन से भी कम रह गई है। अगर ये 3 बिलियन हो जाएगी तो इनका कलर ब्लू से ग्रीन हो जाएगा। इसका मतलब हम अब इस लैंड को फिर से अलाइव कर सकते हैं। तभी वहाँ कोई बंदा आता है। ये और कोई नहीं टेरिक होता है, जो ग्रीड के बिजनेस को मार्केट में लार्ज स्केल पर डील करता है, जिसे देख कैप्टन शॉक्ड हो जाते हैं। सर टेरिक, आखिर आप इस खतरनाक जगह पर क्या कर रहे हैं? जब मैंने ये न्यूज़ सुनी कि बहुत से लेजर्ड मैन अपने कीमती टाइम और एनर्जी को सेक्रीफाइस कर इन मॉन्स्टर से फाइट कर रहे हैं, तो मैं अपने मास्टर की तरफ से तुम्हारे इस मेहनत के लिए एक छोटे से गिफ्ट देना चाहता हूँ। ये देख कैप्टन शॉक्ड होता है। ये तो मीडियनियल डंजन कॉइन है। हाँ तुमने सही कहा, तुम पैडलर एसोसिएशन में जाकर इसको 10,000 कॉइन्स में एक्सचेंज कर सकते हो। पर सर, आप मुझे इतनी बड़ी अमाउंट क्यों दे रहे हैं?
क्योंकि सर ग्रेड का कहना है कि वो तुम ही हो जिसने इन सभी रेड लोकस्ट से डंजन को बचा रखा है। मैं तो बस उनका दिया हुआ तोहफा तुम्हें देने आया हूँ। और उन्होंने ये भी कहा है कि इस ट्रेजेडी के खत्म होने के बाद वो तुम्हारे साथ इस फ्लोर को अलाइव करने में अपनी मार्केट अलायंस भी शेयर करेंगे। ये सुनकर तो कैप्टन हक्का बक्का रह जाता है। अगर ऐसी बात है तो क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ जिससे सर ग्रेड के इस एहसान को भरपाई की जा सके? इसकी तुम चिंता ना करो, वो बहुत सिंपल आदमी है। चलो बाकी की बातें चाय पीते हुए करते हैं। हमने तुम्हारे लिए खाना भी तैयार कराया है। जब सब जाने लगते हैं हम देखते हैं जो दो ब्राउन फोक्स होते हैं वो बहुत सारा खाना अपने डायमेंशन बैग के द्वारा वहाँ मौजूद एक गड्ढे में भर देते हैं। जो देख हमें पता चलता है कि ये सब एक साजिश होती है ताकि रेड लोकस्ट को एक्सटिंक्ट यानी उनकी पॉपुलेशन को कम होने से रोका जाए। सीन कट होकर पाथवे विलेज का दिखाया जाता है जहां हम साकाराम को देखते हैं जो गोल्डन पेंटेड मिल्टन के बोतल बेच रहा होता है, लेकिन उसके प्रोडक्ट्स को कोई खरीद नहीं रहा होता। इधर मैरिल अपने क्यूटनेस और झूठ बोलने की स्किल से साकाराम को उसका डैड कहती है अगर वो इन बोतल्स को सेल नहीं करेगी तो बहुत मारेंगे। ये सुन वो दोनों साकाराम पर गुस्सा होते हैं जो देख वो घबरा जाता है। इधर मैरिल अपने क्यूटनेस का यूज कर उन दोनों को बोतल्स बेचने में कामयाब रहती है। तुम्हारा शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। उनके जाने के बाद मैरिल उनको याद दिलाती है कि हमने टियो और आयोना से रिवेंज भी लेना है। आखिर तुम ये काम कैसे करोगे? हाँ मुझे याद है, पहले थोड़ा सब्र तो करो। तभी वहाँ एल्का टियो और आयोना को लेकर जा रहा होता है जिन्हें देख साकाराम खुद को और मैरिल को उनसे छुपाने की कोशिश करता है। इधर टियो को उनकी प्रेजेंस फील हो जाती है। ओह क्या हुआ टियो? कुछ नहीं, मुझे कुछ फैमिलियर सी फीलिंग आ रही थी। इधर हम साकाराम और मैरिल को देखते हैं जो काफी घबरा रहे होते हैं। उनके चले जाने के बाद वो दोनों निकलकर देखते हैं कि कोई वहाँ है तो नहीं। ओह वो नेस्टी रैट भी अभी भी टियो के साथ ही है। वेट, क्या वो आयोना तो नहीं जो विजार्ड एसोसिएशन की प्रेसिडेंट है? जो सुन मैरिल सोचने लगती है क्या वो नेस्टी रैट कहीं की प्रेसिडेंट है? हाँ वो भी बहुत बड़े एसोसिएशन की जो इस एंटायर टावर को चलाने में हेल्प करती है। तभी मैरिल ओरन के साथ बुब्बू को देखती है। आखिर वो अननोन कौन है जो ओरन के साथ है? जिसे देख साकाराम पहचान लेता है और अपने जैकेट से बुब्बू की फोटो निकालने लगता है। आखिर मैंने इस बनीस को कहीं तो देखा है। हाँ मुझे लगा ही था। जहाँ हम देखते हैं बुब्बू के लिए ग्रीड ने उसके ऊपर 10,000 की बोंटी लगा रखी होती है। इधर हम देखते हैं टियो बुब्बू के बारे में पूछ रहा होता है। अगर ये रेड रिबन किंगडम की लास्ट प्रिंसेस है तो इसे ऑफिशियली आकर इसे अनाउंस करना चाहिए। वैसे मैंने सुना था कि रेड लोकस्ट के इन्वेशन के कारण रॉयल फैमिली को लोकस्ट द्वारा खा लिया गया था, जिस पर आयोना बताती है कि उन्हें खाया नहीं गया था बल्कि उनका मर्डर हुआ था। आयोना की ऐसी बात सुनकर टियो शॉक्ड होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि आयोना उन्हें उस टाइम के इंसिडेंट के बारे में बताने लगती है जब लोकस्ट का इन्वेशन 55th फ्लोर पर हुआ। तब रेड रिबन किंगडम की हेल्प करने के लिए वहां मैजिक टावर से मर्चेंट्री एसोसिएशन और पैडलर एसोसिएशन के बहुत सारे हाई रैंक अप पीपल गैदर हुए। जहां हम देखते हैं उस समय मर्चेंट्रीज ग्रुप के कमांडर लूशियस अपने सोल्जर्स को पहले फील्ड को प्रोटेक्ट करने को सजेस्ट करते हैं। अगर सभी सोल्जर्स को फील्ड प्रोटेक्ट करने में लगा देंगे तो किंगडम तो डिफेंसलेस हो जाएगा और जिसकी वजह से यहाँ भी तो अटैक हो सकता है। तभी हम देखते हैं आयोना जो उस टाइम विजार्ड एसोसिएशन की वाइस प्रेसिडेंट होती है। वो कहती है कि किंगडम की टेंशन लेने की जरूरत नहीं क्योंकि रैबिट्स की मेजेस्टी किंगडम को अपने मैजिकल बैरियर के थ्रू प्रोटेक्ट कर रही है और रेड लोकस्ट का मून के होली मैजिक के सामने कोई मैच नहीं है, इसलिए किंगडम की सेफ्टी का हमें सोचने की जरूरत नहीं। जो सुन रकून हैरान होता है, वाओ हर मैजेस्टी कितनी औसम है। मैंने तो ये सुना है कि जब से इन लोकस्ट का इन्वेड हुआ है तब से मैजेस्टी ने थोड़ा सा भी रेस्ट नहीं किया। हाँ सही कहा, मैजेस्टी सच में बहुत कमाल की है। जिस पर अब लूशियस इस मीटिंग को यहीं रोकने को कहता है तो अब हमें थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए। इधर हमें आयोना के पीछे बोर मॉन्स्टर्स जो ग्रीड के बंदे होते हैं उन्हें दिखाया जाता है, जिसको देखकर हम कह सकते हैं कि यहाँ क्वीन मैजेस्टी के मर्डर के पीछे ग्रीड की साजिश होगी। मीटिंग खत्म होने के बाद जब सभी रेस्ट कर रहे होते हैं तभी हम देखते हैं आयोना को बाहर से चिल्लाने की आवाज आती है, जिससे वह उठ जाती है और कमरे के बाहर जाकर देखती है तो वहाँ सभी बनीज भाग
भाग रहे होते हैं। हे दोस्त, क्या बताओगी आखिर तुम लोग इतने घबराए क्यों हो? वो बैरियर टूट गया है और लोकस्ट ने किंगडम में इन्वेट कर दिया है। ये सुन आयोना शॉक्ड होती है। आखिर हर मैजेस्टी कहाँ है? इसके बाद सभी हर मैजेस्टी को ढूंढते हुए उनके रूम में आ जाते हैं, जहाँ वो अपने सामने का दृश्य देखकर शॉक्ड होते हैं। दरअसल मैंने जैसे पहले बताया था कि ग्रीड की इसमें साजिश हो सकती है, वही हुआ। वहाँ आयोना और सभी को ग्रीड दिखता है और उनके सामने कुछ लोकस्ट मरे पड़े होते हैं। तभी ग्रीड बताता है कि हिज और हर मैजेस्टी पर रेड लोकस्ट ने अटैक कर दिया था और अब वो हमारे बीच नहीं रहे। और वो बताता है कि यहाँ पहुँचने से पहले ही उनकी डेथ हो गई थी। और ऐसा क्या हुआ? ग्रीड उनको एक स्क्रोल दिखाता है। ये हर मैजेस्टी ने जाने से पहले मुझे दिया है। दरअसल ये स्क्रोल पूरे 55th फ्लोर के लैंड का डीड यानी दस्तावेज होता है। ये देख आयोना ग्रीड की चाल समझ जाती है और वहाँ से भाग चलती है। इधर ग्रीड नाटक करते हुए बाकियों को विश्वास दिलाता है कि हर मैजेस्टी ने जाने से पहले 55th फ्लोर का यानी पूरे किंगडम की जिम्मेदारी उसे दे दी है।